वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम BHDLA 136 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। और जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको प्रीवियस क्लास में हमने कुछ थोड़ा डिस्कस भी किया था इस टॉपिक के बारे में कि ये 100 मार्क का पेपर किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है। इसलिए हमने एक थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा था जिसमें विभिन्न, पहला शब्द भी यही है कि पहला क्वेश्चन है, शब्दों के विभिन्न स्रोतों का परिचय दीजिए। ठीक है, तो शब्दों के विभिन्न स्रोतों का परिचय दीजिए, ये एक प्रश्न था। अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक व्यवहारिक ज्ञान पर प्रकाश डालिए। कोई रचना करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब हम ये कोई लिखते हैं तो उस समय हमें रचना मतलब क्या है। यहाँ पर रचना का मतलब कोई भी काव्य से है, किसी भी तरह की कहानी से, लघु कथा, कविता या कोई भी किसी प्रकार के हम हिंदी साहित्य की रचना करते हैं तो रचना करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे बुक में पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। ये चीजें हो गई। एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए। ठीक है, जब हम कोई पत्र लिखते हैं तो बहुत सारे पत्र हम औपचारिक अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। तो काफी सारे पत्र क्या होते हैं, जैसे हम स्कूल को लिखते हैं, एमसीडी को लिखते हैं, एजेंसी को लिखते हैं, या फिर विभिन्न और भी प्रकार की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लिखते हैं। तो नॉन नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हम बोलते हैं जो अर्ध सरकारी होते हैं। ठीक है, अर्ध सरकारी को उसका प्रारूप होता है, कुछ तरीका होता है, फॉर्मेट, वो मैं आपको पत्र का बताऊंगा अभी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने गांव या मोहल्ले की स्वच्छता अभियान पर समाचार पत्र तैयार कीजिए, समाचार तैयार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपने स्वच्छता अभियान पर एक समाचार तैयार करना है। प्रभावी लेखन से आप क्या समझते हैं, पर उसको बताना है कि प्रभावी लेखन क्या होता है। तो तार्किक लेखन में उदाहरण का महत्व, उदाहरण स्पष्ट खींचना है। नोट्स लेखन पर प्रकाश डालना है। ठीक है, नोट्स हम किस प्रकार से लिखते हैं, नोट्स लिखते समय क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी बातें लिखनी है। निम्नलिखित में से किसी चार पर टिप्पणियां करनी है। संप्रेषण का उद्देश्य यानी कम्युनिकेशन का मेन पर्पस, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है कि हम क्यों कम्युनिकेट करते हैं। सरकारी पत्राचार, आख्यान परक लेखन तथा में तथ्य का महत्व, सार लेखन, संपादकीय लेखन, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां इस प्रकार से हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अभी किसी ने पूछे भी थे। ये जो अभी हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इसमें देख सकते हैं, कोई रचना करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आख्यान परक लेखक की विशेषताएं, ये अपने गांव मोहल्ले की, ये ना वही कुछ प्रश्न है जिसमें लिखे हैं तार्किक लेखन, नोट्स पर प्रकाश डालिए, जहाँ से ये सब चीजें हैं। ये एक अनौपचारिक पत्र का प्रारूप है। इसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से लिखना है। पता, दिनांक। ठीक है, अनौपचारिक पत्र का मतलब हम इसको ऐसे कम शब्दों में समझ सकते हैं कि ये कोई फॉर्मल लेटर नहीं है, किसी भी संस्थागत हम विषय में नहीं लिख रहे हैं, हम इसको अनौपचारिक रूप से लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पता लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, प्रिय मित्र, भाई बहन, बेटी पुत्री, जो भी हम लिखेंगे, बहुत सारा प्यार। पत्र का प्रारंभ होगा और अंतिम में क्या लिखेंगे, पत्र को जो हम करेंगे तो तुम्हारा मित्र, भाई बहन जो भी होगा, जो पत्र लिख रहा है उसका नाम। इस प्रकार से प्रारूप रहेगा। मेन जो है आपका पता और दिनांक, और फिर इसमें ज्यादा यही रहता है। और औपचारिक पत्र कैसा होता है, उसमें पता होता है, दिनांक होता है। औपचारिक पत्र में हम क्या करते हैं, पता, दिनांक, सेवा में विषय, श्रीमान, और ये सारा लिख करके आपका आज्ञाकारी, आभारी। देखो आज्ञाकारी तो होता है वैसे, नहीं तो हम आभारी करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम देखेंगे आपका जो सिलेबस था, हिंदी का सिलेबस, उसमें कितने यूनिट हैं। एक तो टोटल 11 यूनिट इसमें दिख रहे हैं, तो 11 यूनिट में क्या क्या पोजीशन उसमें हम देखना है। ये सारा जो अपने जैसे पत्राचार था, सरकारी पत्राचार पर टिप्पण, प्रारूप वगैरह, संवाद शैली, शब्द संपदा, ये हमारा शब्द रूप, शब्द संपदा वगैरह का है। लोकोक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी उद्देश्य है, हम इकाई एक में हमने जो पढ़ना था इसको हम थोड़ा समरी में करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम ज्यादा अगर इसमें पढ़ना ही लग जाएंगे तो थोड़ा सा समय अधिक लग जाएगा। हम इसमें कोशिश करेंगे कि समरी में ही इसको पढ़ लें। इस इकाई में हमें शब्द और मुहावरों से संबंधित है। इस इकाई पढ़ने के बाद हम हिंदी भाषा शब्द के प्रयोग और महत्व को समझ सकेंगे। शब्दों के विभिन्न अर्थों को जानकर उनका सही प्रयोग करना सीखेंगे। शब्दों की रचना सीखेंगे। मुहावरों और कहावतों के प्रयोग को हम इस बारे में जानेंगे। यहाँ पे हम इसमें देख सकते हैं, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार। भाषा के सामाजिक स्तर पर भेद। ठीक है, भाषा के सामाजिक स्तर पर अलग अलग भेद जैसे बताया गया है इसमें। एक बार आप इस सबको पढ़ते हुए चलिए। शब्दों के विभिन्न स्रोत और भंडार।
शब्दों का पक्ष, ठीक है। ये कुछ शब्द आप यहाँ पे देख सकते हैं, शब्दों का प्रारूप, शब्दों का अर्थ एवं पक्ष। इसको अगर हम थोड़ा सा पढ़ के चलें, शब्दों के कई अर्थ होते हैं, शब्दों तो कई वर्णमालाओं, अक्षर और वर्ण, स्वर और व्यंजन, ये सब चीज से मिलकर के हम शब्द बनते हैं, और कोई ना कोई उसका आर्थिक कोई ना कोई शब्द का अर्थ होता है। अब शब्द भी किस प्रकार के होते हैं, तो समरूपी शब्द हो सकते हैं, या तो फिर पर्याय शब्द हो सकते हैं, या फिर शब्द विलोम शब्द भी हो सकते हैं, या अनेकार्थी शब्द हो सकते हैं। तो शब्द के अलग अलग मतलब हैं। तो वो शब्दों की हम प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो क्या क्या है, समरूपी शब्द कौन से होते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समरूपी शब्द कुछ शब्दों से एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, जैसे कि पर। अब पर के कितने अर्थ निकलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समरूपी अर्थ बोलते हैं, ठीक है। पर मतलब पंख, लेकिन ऊपर। कल मतलब दूसरा दिन, मशीन भी बोलते हैं कल, और ये चैन, ठीक है। मगर एक, लेकिन, है ना, या फिर एक प्राणी भी होता है मगर, मत कोई बोलते हैं मगर, और लेकिन कोई बोलते हैं। तो इसका मतलब समरूपी शब्द हो गया। पर्यायवाची शब्द अलग है, ये ध्यान रखना, और समानार्थी शब्द भी अलग है। यहाँ पे ये समरूपी शब्द है, यानी कि एक ही पर लिखा हुआ है, उसके कई सारे शब्द हैं। इसका प्रमुख कारण है भिन्न भिन्न स्रोतों या प्रकारों से आने या बनने वाले शब्दों पर एक जैसा लगना या लिखा जाना। इस बात को निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि मेल, हिंदी मिलन, मित्रता से आया है। मेल अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन वो गाड़ी से है। बरस संस्कृत का शब्द है, तो एक साल हो जाएगा, लेकिन आम, ठीक है। अब 12 यहाँ पे बात करते हैं आम की। तो एक फल है आम, अरबी शब्द में क्या साधारण और आम बात है इसमें। पर्याय मतलब क्या होता है, सिनोनिम शब्द मतलब एक जैसे शब्द, यानी एक शब्द के कई, जब एक से अधिक शब्दों का अर्थ समान होता है, यानी सेम मतलब होता है, तो वे पर्याय शब्द कहलाते हैं। कुछ पर्यायवाची शब्द बताएगा, सूरज का सूर्य, भानु, रवि, दिवाकर, आफताब, ये सारे किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। चंद्र, चंद्र का क्या है, चंद्रमा, राकेश, मेहताब, चांद, निशाकर, ये सारे चंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। कमल, कमल का क्या होगा, पंकज, नीरज, राजीव, पदम, अंबुज, सरो, रूह, सरीसर, सरसिज, सरसिज, ठीक है। क्या कारण है कि एक ही वस्तु के इतने सारे शब्द हैं, क्या हम इन सारे शब्दों का समान रूप से कहीं प्रयोग कर सकते हैं, तो हाँ, थोड़ा सा। कुछ विद्वान मानते हैं कि वास्तव में पर्याय शब्द होते ही नहीं, मगर हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है। आप सूर्य बोलो, सूरज बोलो, या दिनकर बोलो, तो हर कहीं एक शब्द में ना हर एक अलग समय भाव निकल के आता है। विलोम शब्द होता है बिल्कुल जिनके विपरीत अर्थ होते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो विलोम शब्द में कम, बड़ा, छोटा, है ना, ये इस तरीके से हम विलोम शब्द को समझते हैं। मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ, अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं। अनेकार्थी शब्द एक ही शब्द है, लेकिन उसके अर्थ अनेक है। भाषा के कुछ शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ठीक है। तो बात है, जैसे बात है ना, मामला, उस उक्ति, ठीक है, बातचीत या चर्चा का विषय, है ना, झगड़ा भी हो गया, बात बात हो गई, है ना, ऐसे। इसके हो गए अनेकार्थी शब्द है। इसको एक बार पढ़ लीजिए। जी, सहप्रयोग। सहप्रयोग क्या होता है, हम जानते हैं कि एक शब्द दूसरे पर आश्रित होते हैं, यानी कि जैसे अगर आप एक शब्द पे आने पर आपको कई चीजें समझ में आती है। जैसे कि अगर आपको एक समझ में आए हत्या आए, तो हत्या से तुरंत दिमाग में क्या आता है, पुलिस, गिरफ्तार, अदालत, सजा आदि शब्द इसको ध्यान में आते हैं। रेगिस्तान से ऊंट, खालिस्तान, नजस्तान आदि शब्द जुड़े हुए हैं। इसलिए हम काफी सारे क्षमा और परवाना सुने, हम आमतौर पर क्षमा और परवाना की एक साथ बात करते हैं, दिया और परवाना या क्षमा की, ठीक है। जैसे कि आला, आला क्या होता है, एक तो तख्ते को बोलते हैं आला, ठीक है। और किसको बोलते हैं हम, जब एक तो जो जो कुम्हार का जो आंव होता है उसको भी हम आला बोलते हैं, ठीक है। क्या लिखें इसको हम, कुम्हार का आंव, ताखा लिख देते हैं, ठीक है, सिर को ताखा, और कुम्हार का आंवा। बिल मतलब ये होता है, एक तो होता है आपका सुरंग, सुरंग बोल सकते हैं, जो चूहे वगैरह के लिए जो सुरंग होती है। और दूसरा हम बिल को बोल सकते हैं रसीद, ठीक है, रसीद होता है बिल मतलब। और बाल, बाल तो होता है एक तो केश, आपके केश हो गए, और बाल मतलब क्या हो गए, बच्चे, बच्चा, ठीक है। बजा, बजा क्या होता है, एक तो बाजा होता है, और बजा ये बता दीजिए। ताल, एक तो नदी होती है, तालाब को बोलते हैं तालाब, तालाब को बाल बोलते हैं। और ताल क्या होता है, एक बाजा भी होता है इसमें, सुर ताल बोलते हैं ना इसमें, सुर ताल, वो समझ लीजिए। पाक मतलब क्या होता है, एक तो पाक मतलब पवित्र होता है बिल्कुल, जो बहुत प्योर,
कोई प्योर होता है उसको भी पाक बोलते हैं, और अगर एक देश का नाम भी है, राष्ट्र एक देश भी है पाक, पाकिस्तान को भी पाक बोलते हैं। मतलब हिंदी का शब्द हो गया ना ये तो अब, ठीक है। तो एक शब्द हो गया पाक हो गया, यानी कि पाकिस्तान का नाम आ गया पाक, देश का नाम हो गया, और वैसे प्योरिटी पवित्र मतलब पाक वैसे हो गया। तो इस तरीके से हर एक शब्द के दो दो मतलब इसमें निकाल लेते हैं। निम्नलिखित में से दो के दो दो अर्थ हैं, इसका स्रोत पहचानिए और उनके दोनों अर्थों को लिखिए। स्रोत मतलब क्या होता है, ये शब्द आए कहाँ से, ठीक है। जैसे आला शब्द कहाँ से आया, कोई अरबी शब्द है, कोई उर्दू शब्द है, कोई भारत में भी अलग भाषाएं हैं, तो उसमें से शब्द है, तो इनमें से आया। ये बिल मेरे को लगा इंग्लिश का वर्ड है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि कई सारे शब्द अलग अलग आए थे, याद है पहली क्लास में मैंने बताया था शब्द बाहर से आए हैं काफी सारे। इंग्लिश के भी शब्द हैं, उदाहरण के लिए जैसे टाई का कोई मतलब नहीं है, बताया था मैंने। जैसे कि शब्द बताए थे जब मैंने आपको, जैसे बाहरी शब्द भी हैं, हिंदी के अंदर बहुत से शब्द हैं जिनको बाहर से आए, आर्य से आए, मराठी, चालू, लागू, बांग्ला से, गल्प, ना द्रविड़, मीन से, ये सब चीज शब्द हैं, ठीक है। विदेशी भाषाओं से भी आए हैं, जैसे अंग्रेजी साइकिल, साइकिल का हिंदी में क्या बोलते हैं, रेल, टिकट, स्टैम्प, पुलिस, निब, टेलीफोन, इसका कोई हिंदी मतलब नहीं है, फोटो, ठीक है। तो ये सब इनका हिंदी, फोटो क्या बोलते हैं हिंदी में। तो ये सब बाहर भाषा से आए हैं। इस दौरान उर्दू से भी बहुत सारे शब्द आए हैं, ये सब शब्दों का अर्थ, ये सब चीजें थी, हमने कवर कर लिया। अब हम इसमें आगे हम बढ़े। अच्छा, यहाँ पे हमने पढ़ना था निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम बताने थे। बताइए बताइए समास में कौन सा समास हो रहा है, अन्नदान, तो यहाँ पे कौन सा है, तत्पुरुष समास यूज हो रहा है। वनवास, इसमें भी तत्पुरुष हो रहा है। समास को जैसे अन्नदान, जो अन्न का करे दान, वनवास, जिसका वन में वास हो, है ना। विद्यासागर, विद्या का जिसके पास सागर हो। शक्ति विहीन, शक्तिहीन, है ना। इस तरीके से उसको पढ़ना है। फिर इस तरीके से इसका द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, और ये सारे समास के भाग आएंगे, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां, है ना, इसमें आएगा, आप इसको करके जाइएगा। हाथ पीले करना, है ना, किसी काम का हाथ मारना, धोखाधड़ी करना, हाथ मारा, है ना, उसमें ऐसे ये सारी चीजें कवर होंगी। मैं आपको सीधा ले चलता हूँ यूनिट 6 पर, प्रभावी लेखन के गुण। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं प्रभावी लेखन के गुण में क्या क्या है। प्रभावी लेखन की अवधारणा, जो प्रश्न आया था ना प्रभावी लेखन कैसे लिखा जाए, तो आप इसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। प्रभावी लेखन के विषय तो सभी आपके बुक में लिखा हुआ है, आपको बस उसको पढ़ के जाना है एक बार। एक बार इसको जो भी मैं आपको शो कर रहा हूँ इसको जरूर पढ़ के जाइए। चलिए अभी हम इसको इसको मैं डिटेल अभी नेक्स्ट वीडियो इसकी बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल इसके बारे में आपको कंप्लीट जो है ना थोड़ा जानकारी दूंगा इसमें, ठीक है। थैंक यू अभी के लिए।